जैसा कि हमने देखा था इस टेबल में कि जीडीपी और जीवीए दोनों का डेटा दो प्राइसेस पर किया गया है, एक करंट मार्केट प्राइसेस पे और एक कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पे, या फिर करंट बेसिक प्राइसेस या कांस्टेंट बेसिक प्राइसेस। तब हम डिस्कस करेंगे ये करंट मार्केट प्राइस या कांस्टेंट मार्केट प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं करंट मार्केट प्राइस। जीडीपी एंड करंट प्राइसेस को हम मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। मौद्रिक जीडीपी का मतलब है जब हम किसी वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उसे उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर उसका मूल्य ज्ञात करते हैं, तब मौद्रिक जीडीपी होता है। उसी वर्ष की कीमतों को हम बोलते हैं चालू कीमत, इंग्लिश में इसको करंट प्राइसेस कहते हैं। डेफिनेशन होगी, जब एक लेखा वर्ष में एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चालू वर्ष की कीमत के आधार पर ज्ञात करते हैं, उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मौद्रिक जीडीपी इज इक्वल टू चालू वर्ष की मात्रा। ये मात्रा किस चीज की मात्रा है? ये मात्रा है गुड्स एंड सर्विसेज की, वस्तुओं और सेवाओं की, इनटू चालू वर्ष की कीमत। चालू वर्ष की, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं मौद्रिक जीडीपी। जैसे हमने सूचकांक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि चालू वर्ष का मतलब होता है को हमेशा हम 1 से डिनोट करते हैं। तो चालू वर्ष की मात्रा का मतलब है Q से हम क्वांटिटी डिनोट करेंगे, सबस्क्रिप्ट में हम 1 लिखेंगे। तो Q1 का मतलब है चालू वर्ष की मात्रा, इनटू चालू वर्ष की कीमत का मतलब है P से हम डिनोट करेंगे प्राइस को, और 1 का मतलब है चालू वर्ष की कीमत। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 P1। इससे ही पता चल रहा है। तो मौद्रिक जीडीपी की अगर हमें गणना करनी है तो फिर चालू वर्ष की मात्रा से हम चालू वर्ष की कीमतों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मौद्रिक जीडीपी आ जाएगी। एक टेबल हम बना के देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में दो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, एक गेहूं और दूसरा है कपड़ा। सिर्फ हम अर्थव्यवस्था में मानते हैं कि दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब एक वर्ष की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वर्ष है हमारा 2018-19। उसमें हम क्वांटिटी देखेंगे, सॉरी पहले हम प्राइस ले लेते हैं। 2018-19 की प्राइस यानी कि P1 हमारी हो गई। गेहूं की कीमत है ₹10 पर केजी, प्रति किलो। और उस वर्ष में गेहूं का उत्पादन, या हम क्वांटिटी की बात करें, 1000 किलो का गेहूं उत्पादित हो रहा है। इसका मतलब अगर हमें उसका अंतिम मूल्य निकालना है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? P1 Q1, 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू वैल्यू हो गई ₹10,000। उसी तरीके से उदाहरण के लिए मान लेते हैं कपड़े का मूल्य है ₹25 प्रति मीटर, और मान लीजिए 500 मीटर कपड़ा उत्पादित किया गया है देश में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 500 इज इक्वल टू ₹12,500। तो यदि हमें देश की जीडीपी निकालनी है, अगर हम मौद्रिक जीडीपी की बात करें, तो मौद्रिक जीडीपी का अर्थ क्या है? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल जोड़। तो अंतिम वस्तुएं हमारी ये दोनों हो गई, इनका जो मूल्य है, इसका मूल्य 10,000, इसका मूल्य 12,500। तो टोटल हमारी मौद्रिक जीडीपी कितनी निकली? 22,500। ये जो वैल्यू है ये हमारी 2018-19 की मौद्रिक जीडीपी। तो मौद्रिक जीडीपी से क्लियर है कि जब हम किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं
का जो मूल्य है उसको हम चालू वर्ष की कीमत के आधार पर ज्ञात करते हैं। लेकिन मौद्रिक जीडीपी की कुछ सीमाएं हैं, उसमें कुछ समस्या उत्पन्न होती है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा हम एक्सटेंड करके देख के चलते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जब कीमतें हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं या कीमतें बहुत ज्यादा कम होती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में कीमत में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके फलस्वरूप ये मौद्रिक जीडीपी में भी उतार चढ़ाव आएंगे, जिससे हमारे जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की करेक्ट पिक्चर हमें नहीं मिल पाएगी। हमें सही अंदाज नहीं लग पाता है कि हमारे देश ने कितनी उन्नति की है, कितने अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। इस एग्जाम्पल को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। हमने अब आगे साल लिया 2019-20। पहला साल हमने लिया था 2018-19, अब हमने दूसरा साल ले लिया है 2019 और 2020। अब इसमें भी हम ले लेते हैं प्राइस या फिर कीमत, जिसको हम P1 दिखा रहे हैं, क्वांटिटी जिसको हम Q1 से डिनोट करेंगे। P1 मतलब ये प्राइस किस साल की है, 2019-20 की। मान लीजिए प्राइस जो है, गेहूं की प्राइस में वृद्धि हो गई और गेहूं की प्राइस बढ़कर हो गई ₹20 पर केजी। पहले 10 रुपए थी, अब ये 20 रुपए हो गई है। उसी तरीके से कपड़े की कीमत भी बढ़कर हो गई है ₹50 प्रति मीटर। पहले ये 25 रुपए प्रति मीटर थी, अब 50 रुपए हो गई। दैट मीन्स दोनों ही वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है। हम मान लीजिए, हम उदाहरण के लिए अब नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, यानी कि मौद्रिक जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि हम मौद्रिक जीडीपी उसी वर्ष का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2019-20 का, तो वैल्यू कैसे आएगी, 20 इंटू दैट इज P1 Q1 हम कैलकुलेट करेंगे, 20 इंटू 1000 इज इक्वल टू 20,000। 50 इंटू 50 इंटू 500 इज इक्वल टू 25,000। ये हमने क्या निकाला है, वैल्यू निकाली है। किस चीज की वैल्यू निकाली है, वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। इन दोनों बाजार मूल्य को 20,000 और 25,000 ये दोनों जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसको जोड़ के वैल्यू आई हमारी 20,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 45,000। तो दैट मीन्स हमारी जीडीपी 2018-19 में कितनी थी, 22,500। अब 2019-20 में जीडीपी बढ़ के कितनी हो गई, 45,000। लेकिन इससे क्या पता चलता है, अगर हम इस टेबल को देखेंगे तो हमें क्या लग रहा है, ओके हमारा अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी जीडीपी में 100% की वृद्धि हुई है। पहले 22,500 था, जो डबल होके दुगना हो गया है। हमारी जीडीपी दुगनी होके 45,000 हो गई है। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं 2018-19 में गेहूं की क्वांटिटी 1000 केजी थी। इस साल भी उतनी ही क्वांटिटी है, उत्पादन में गेहूं के कोई वृद्धि नहीं हुई। इन द सेम वे कपड़े का उत्पादन 500 मीटर था और इस वर्ष भी इसका उत्पादन 500 मीटर ही है। दैट मीन्स ओवरऑल 1000 किलो गेहूं और 500 मीटर कपड़ा 2018-19 में भी उत्पादित हो रहा था और 2019-20 में भी उत्पादित हो रहा है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी से क्या हो रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी अर्थव्यवस्था की करेक्ट पिक्चर तब नहीं दे पाती है जब हमारी कीमतों में वृद्धि और कमी होती रहती है। यहाँ पे कीमतों में वृद्धि हो रही है, वास्तव में हमारी
अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीडीपी उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले के इस वर्ष में थी, क्योंकि वस्तुएं उतनी ही हैं। जबकि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के फलस्वरूप हमारी जीडीपी दुगनी नजर आ रही है। इसका अर्थ है कि जब हमारे यहाँ कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है तो हमारे यहाँ कल्याण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ना तो उत्पादन में वृद्धि हुई, ना ही उत्पादन की जिस के लिए यूज होने वाले जितने उत्पादन के कारक हैं उनके रोजगार में भी वृद्धि नहीं हुई है। इसीलिए जब तक हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करेंगे, मौद्रिक जीडीपी का प्रयोग हम 2 वर्षों के बीच में तुलना करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें 2 देशों के बीच में तुलना करनी है तो भी हमें मौद्रिक जीडीपी करेक्ट मेजर नहीं है, क्योंकि वहां पे भी कीमत स्तर हर देश में अलग अलग होगा। तो इसीलिए हम इस मुद्रास्फीति या कीमत में होने वाले परिवर्तन को हटाते हैं, उसके आधार पर हम मौद्रिक तब हम कंपैरिजन कर पाएंगे। मौद्रिक जीडीपी की इस समस्या से निपटने के लिए एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी की गणना की जाती है, जिसे वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी की डेफिनेशन होती है कि जब एक लेखा वर्ष में एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को आधार वर्ष की कीमत के आधार पर ज्ञात करते हैं, उसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक जीडीपी, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे वस्तुओं और सेवाओं की, तो कीमत हम आधार वर्ष की लेंगे, और इस समय आधार वर्ष हमारे देश में सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है 2011-12। आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसकी कीमतों को हम वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए प्रयोग करते हैं, और यह जो भी वर्ष होता है ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे रिवाइज करने की बात अभी चल रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल 11-12 ही आधार वर्ष लिया गया है, क्योंकि जब हम गणना कर रहे हैं जीडीपी की तो कीमत एक स्थिर हो जाती है। किसी एक वर्ष की जो कीमत है वही हर जगह हर वर्ष में हम उसी को यूज करेंगे, इसीलिए इसको हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और हिंदी में स्थिर कीमत पर जीडीपी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी कीमत स्थिर हो जाती है, एक ही वर्ष की कीमत सभी वर्षों में प्रयोग की जाती है, इसीलिए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे रियल जीडीपी। इसका फॉर्मूला होता है आधार वर्ष की कीमत को हम डिनोट करते हैं P0 से, और 0 का मतलब है ये कीमत बेस ईयर की कीमत है, मल्टीप्लाइड बाय चालू वर्ष की मात्रा। ये सेम है जैसे हमने नॉमिनल जीडीपी में लिया था। Q से हम क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, और 1 लगाने का मतलब है कि मात्रा ये चालू वर्ष की है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल जीडीपी इज इक्वल टू P0 Q1। तो वास्तविक जीडीपी से हमने क्या किया कि एक ही कीमत को हमने सभी वर्षों की जीडीपी की गणना के लिए लिया, जिससे प्रत्येक वर्ष जो कीमत में उतार चढ़ाव आता है वो उसे हम किनारे हटाकर वास्तव में ज्ञात कर सके कि कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इस वर्ष में हुआ है। अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके चलते हैं। हमने अभी तक देखा चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर 2018-19 में 22,500 जीडीपी थी, और 2019-20 में जीडीपी डबल होकर 45,000 हो गई। लेकिन वास्तव में अगर हमने मात्रा को देखा है तो दोनों वर्षों में उत्पादन की मात्रा सेम है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी से हमें नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में जीडीपी में वृद्धि किस वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो P1 Q1 है तो इस P1 में परिवर्तन का प्रभाव, P1 मतलब चालू वर्ष की कीमत, इस P1 में परिवर्तन का प्रभाव इस जीडीपी की वैल्यू पर दिख रहा है। तो इस प्रभाव को हटाने के लिए हम रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी की गणना करेंगे। उदाहरण के लिए 2011-12 में ये हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है।
गेहूं की कीमत थी ₹5 पर केजी, प्रति किलो। तो हमने गेहूं की कीमत को ₹5 प्रति किलो ले लिया, तथा कपड़े की कीमत इज इक्वल टू ₹15 प्रति मीटर। तो 2011-12 को हमने आधार वर्ष लिया है। 2011-12 में गेहूं की कीमत प्रति किलो ₹5 थी और कपड़े की ₹15। तब हम रियल जीडीपी निकाल के देखते हैं। यहाँ पे P0 Q1 दैट मीन्स आधार वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की मात्रा। तो मात्रा कितनी है? 1000 है। ₹5 गेहूं की कीमत, तो 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹5000 मूल्य है, वास्तविक मूल्य है गेहूं का। उसी तरीके से कपड़े की कीमत है ₹15 प्रति मीटर, क्वांटिटी 500 मीटर, तो 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 7500। अब इसके बाद अगर हमने रियल जीडीपी की कैलकुलेशन की तो ये वैल्यू आती है 12500। ये वैल्यू हमारी है रियल जीडीपी 2018-19 की। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में भी आते हैं, सेम चीज सेम प्राइस पर हम 2019-20 की क्वांटिटी को भी कैलकुलेट करेंगे। प्राइस हमने ली है आधार वर्ष की गेहूं की ₹5। अब क्वांटिटी हमारी 1000 है यूनिट्स, तो इसलिए फिर यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट किया P0 Q1। P0 दैट मीन्स ₹5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। 500 इंटू 15 इज इक्वल टू 7500। टोटल वैल्यू हमारी ये आई 12500। ये जो वैल्यू है इसे हम कहेंगे रियल जीडीपी। और ये जो वैल्यू हमने 45,000 पहले निकाली थी वो थी नॉमिनल जीडीपी। तो इस टेबल को अगर हम देखते हैं इससे हमें क्लियर होता है कि नॉमिनल जीडीपी ने जो पिक्चर दिखाई है कि हमारी जीडीपी में वृद्धि हुई है, ये पिक्चर करेक्ट नहीं है। ये सिर्फ इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से थी। वास्तव में उत्पादन की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ है। इससे हमें ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें रियल जीडीपी से मिलता है कि उत्पादन की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है। क्यों? क्योंकि 2018-19 की भी रियल जीडीपी 12500 है और 2019-20 की भी रियल जीडीपी 12500 है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में जो हमारी उत्पादन की मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कोई चेंज नहीं हुआ है, अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है। जो भी जीडीपी में वृद्धि हुई है वो महंगाई के फलस्वरूप हुई है। इसीलिए मौद्रिक जीडीपी कभी भी हम 2 वर्षों या 2 देशों की तुलना के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। रियल जीडीपी ही एक बेहतर जरिया है, एक बेहतर तरीका है 2 देशों और 2 वर्षों के बीच में जीडीपी की तुलना करने के लिए। तो अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी के लाभ क्या होते हैं। मुख्यतः 3 लाभ होते हैं। पहला तो हमने डिस्कस किया है कि वास्तविक जीडीपी से हमें ये पता चलता है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं में कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले क्या देखना है? अर्थव्यवस्था की सही, पहला फायदा है अर्थव्यवस्था की उन्नति की सही स्थिति पता चलती है कि वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी उन्नति हुई है। सेकंड उसका है कि इसमें 2 समयावधियों में कोई भी 2 समयावधि है, उन समयावधियों में तुलना संभव, क्योंकि जब अगर हम एक ही प्राइस पर दोनों वर्षों की वस्तुओं की कीमत कैलकुलेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वास्तव में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में क्या परिवर्तन हुआ है।
तीसरा है दो देशों में तुलना संभव। इससे हमें पता चलता है कि वास्तव में जो दो देश हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, उन दोनों देशों के बीच में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कितना डिफरेंस है। जितनी ज्यादा जीडीपी होगी, रियल जीडीपी, जिस देश की ज्यादा होगी वो अधिक स्ट्रांग होगा, जिस देश की कम होगी वो कम होगा। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं जो वास्तविक जीडीपी के होते हैं। इस समय जो आधार वर्ष करंट में चल रहा है वो आधार वर्ष करंट में है 2011-12। तो जो अभी हमने जो टेबल देखी थी उसमें टेबल में जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस दिखाया गया था, कई वर्षों का उसमें जीडीपी दिखाया गया है। तो वो सभी वर्षों में जो रियल जीडीपी या कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट किया गया है उसके लिए कीमत स्तर उन्होंने लिया है 2011 और 2012 का। बात चल रही है कि इसका दोबारा से रिवीजन हो, 2018-19 की प्राइसेस आ जाएं, लेकिन फिलहाल अभी 2011-12 की कीमत को ही हम आधार वर्ष की कीमत लेके चलते हैं। इसके बाद है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में तुलना। कभी कभी वास्तविक जीडीपी अधिक होती है और कभी कभी मौद्रिक जीडीपी अधिक होती है। तो कब कैसे होती है? वास्तविक जीडीपी कम होगी और मौद्रिक जीडीपी ज्यादा होगी। ये कब होता है? दैट मीन्स अभी जो हमने टेबल देखा था जिसमें मौद्रिक जीडीपी 45,000 थी और जबकि वास्तविक जीडीपी 22,500 थी, इसका मतलब मौद्रिक जीडीपी ज्यादा थी। तो कौन सी स्थिति थी? जब कीमत में वृद्धि हो रही थी। ये स्थिति कब होती है? जब प्राइस में वृद्धि हो रही होती है या फिर मुद्रास्फीति की स्थिति रहती है। जब मुद्रास्फीति होती है तो फिर चालू वर्ष की जो कीमत होगी वो आधार वर्ष की कीमत से अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था, चालू वर्ष में गेहूं की कीमत 20 रुपए थी और आधार वर्ष में 10 रुपए थी। तो इसका मतलब चालू वर्ष की जो कीमत है वो आधार वर्ष की कीमत से अधिक होगी। दैट मीन्स महंगाई की स्थिति होगी, मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, तब मौद्रिक जीडीपी अधिक होगा। दूसरी स्थिति होगी वास्तविक जीडीपी इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी। ये कब होगा? कि जब दोनों ही जीडीपी एक जैसे हो। ये तब होगा जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स एक वर्ष में हमारी प्राइस 10 रुपए है तो अगले वर्ष में भी प्राइस हमारी 10 रुपए ही होगी। अगर 2018-19 में गेहूं की कीमत 10 रुपए थी तो 2019-20 में भी गेहूं की कीमत 10 रुपए ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में कीमत में कोई चेंज नहीं होगा। तब वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तीसरी स्थिति होती है वास्तविक जीडीपी इज ग्रेटर देन मौद्रिक जीडीपी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने जीडीपी आधार वर्ष की कीमत के आधार पर निकाली है वो अधिक हो और चालू वर्ष की कीमत पर निकाली गई जीडीपी कम हो। ऐसा तब होगा जब हमारे यहाँ कीमत स्तर में कमी हो रही है। दैट मीन्स चालू वर्ष में कीमत पहले से कम हुई है। तो ऐसी स्थिति कब होगी? जब हमारा प्राइस लेवल डाउन होगा। इसे बोलते हैं मुद्रा अस्फीति। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिफ्लेशन। और ये वाली स्थिति थी इन्फ्लेशन। तो मुद्रा अस्फीति का मतलब, मान लीजिए पिछले वर्ष किसी चीज की कीमत थी 100 रुपए, इस वर्ष उस चीज की कीमत हो गई 90 रुपए। इसका मतलब पहले से कीमत कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक जीडीपी अधिक होगा और मौद्रिक जीडीपी कम होगा। इसके बाद अब हमने वास्तविक जीडीपी के बारे में डिस्कस कर लिया, मौद्रिक जीडीपी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इन दोनों के आधार पर हम इन्फ्लेशन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के आधार पर हम इन्फ्लेशन की दर को या मुद्रास्फीति की दर को ज्ञात कर सकते हैं कि आधार वर्ष से
चालू वर्ष में या धीरे धीरे वक्त बदलने के साथ कितना कीमतों में परिवर्तन हुआ है, इसे बोलते हैं जीडीपी अपस्फायर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर करने का मतलब डिफ्लेट करना, किसी चीज में से हवा निकाल देना। जैसे एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे में हमने हवा भरी, छोटा सा गुब्बारा होगा, उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर हमें उस गुब्बारे में कितना मटेरियल है वास्तव में उसका अंदाज लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसकी एक्चुअल साइज देखनी होगी, और उसमें से अगर हम पूरा हवा निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा उसमें कितना रबड़ है। तो इसीलिए जब हम अर्थव्यवस्था में प्राइस रूपी जो हवा है, जो अर्थव्यवस्था रूपी गुब्बारे में, ये अगर हमारा एक बलून है, अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर ये जो प्राइस रूपी जो एयर है उसको हम बाहर निकाल देंगे, ये एयर बाहर आ जाएगी, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी इकोनॉमी है, ये मान लीजिए इकोनॉमी है, ये इतनी बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमारी कीमत स्तर में वृद्धि हुई है। जब हम उस कीमत स्तर में वृद्धि को वहां से बाहर निकाल देंगे तो ये बलून क्या होगा, छोटा हो जाएगा। उसमें अब हमें पता चलेगा वास्तव में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, जीडीपी डिफ्लेटर का क्या काम है, जो मुद्रास्फीति के फलस्वरूप प्राइस चेंज हुआ है उसके प्रभाव को वो हटा देता है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी डिवाइडेड बाय वास्तविक जीडीपी इंटू 100। ये वैल्यू हमारी प्रतिशत के रूप में आती है कि जब हमारी जीडीपी डिफ्लेटर का अर्थ है कि जब आधार वर्ष से चालू वर्ष में कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, इसे हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इस सूत्र का यूज करेंगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इससे क्या पता चलता है कि वास्तव में महंगाई में कितनी वृद्धि हुई है आधार वर्ष से चालू वर्ष में। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं प्राइस इंडेक्स या सूचकांक। तो कीमत सूचकांक क्या होता है, कीमत सूचकांक ये बताता है कि आधार वर्ष से चालू वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ कीमत स्तर में। वही काम जीडीपी डिफ्लेटर भी करता है, इसीलिए हम इसको प्राइस इंडेक्स या कीमत सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। और ये बताता है कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके आधार पे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी है, वैल्यू है 15,000 और रियल जीडीपी है 12,000। अब हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू क्या है। तो ऐसी स्थिति में अब हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और सेम फॉर्मूले में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी गई है 15,000, वास्तविक जीडीपी की वैल्यू दी गई है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी आती है, प्रतिशत में वैल्यू आती है। तो इसको हम अगर कैंसिल ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आंसर आएगा इसका जीडीपी डिफ्लेटर का इज इक्वल टू 125%। एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे, जो आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100 होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर, या मैं लिख भी दे रही हूं, डिफ्लेटर बेस ईयर या आधार वर्ष का हमेशा इज इक्वल टू 100 होता है।
100 से जितना भी ऊपर हमारा जीडीपी जाएगा, इसका मतलब कीमत स्तर में उतना वृद्धि हुई है। मान लीजिए आपका जीडीपी डिफ्लेटर चालू वर्ष का है 110, यानी कि 100 के ऊपर कितना है 10, इसका मतलब 10% वृद्धि हुई है। उसी तरीके से मान लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 90 आई है, तो इसका अर्थ क्या है 100 से कम हो गया, इसका मतलब कीमत स्तर में 10% की कमी आई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आई है करेंट ईयर की 125। इसका मतलब है अगर हम इसको आधार वर्ष की डिफ्लेटर को माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, -100 कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 25%। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बेस ईयर से चालू वर्ष में 25% कीमतों में वृद्धि हुई है। दैट मीन्स प्राइस में 25% की वृद्धि हुई है और 25% का हमारा इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है। तो इससे क्या पता चलता है, जब हम चालू वर्ष के जीडीपी डिफ्लेटर में से आधार वर्ष के जीडीपी डिफ्लेटर को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन कितना है इस समय 25%। इस क्वेश्चन के आधार पर, इतना है नहीं, हमारे देश में नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया है इस एग्जाम्पल के आधार पे इन्फ्लेशन की दर, डिफ्लेटर हमारा प्राइस राइज इन्फ्लेशन बताता है, इन्फ्लेशन की दर पता चल रही है कि 25% है आधार वर्ष से। अब हमें जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू जब आगे इसका फॉर्मूला आ गया है तो इसी के बेसिस पर हम नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और रियल जीडीपी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है, रियल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वास्तविक। वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला है मौद्रिक जीडीपी ऑब्लिक, इंग्लिश में भी लिख देती हूं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। इंटू 100। इस फॉर्मूले से हमें रियल जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करना आएगा। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने पुराना पहले जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हमने क्या किया, जीडीपी डिफ्लेटर को इधर ले आए और वास्तविक जीडीपी को ऊपर ले गए। तो क्या हुआ, वास्तविक जीडीपी इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी एज इट इज यहीं पे लिखा है। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसकी वैल्यू हम नीचे ले आए तो जीडीपी डिफ्लेटर नीचे आ गया इंटू 100। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी अपस्फायक इंटू 100, या फिर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। अब इसमें इसी तरीके से हम मौद्रिक जीडीपी को भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। हिंदी में मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर या रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला भी हमने इसी फॉर्मूले से एक्सट्रैक्ट किया है। यहाँ पे हमने मौद्रिक जीडीपी की कैलकुलेशन करनी है, तो ये इस वास्तविक जीडीपी को इधर जीडीपी अपस्फायक से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यही किया है कि वास्तविक जीडीपी ऊपर आ गया, वास्तविक जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी अपस्फायक या जीडीपी डिफ्लेटर से हमने वास्तविक जीडीपी को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 100 की वैल्यू हम इधर नीचे लेके आ गए तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। इस फॉर्मूले से हम नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं न्यूमेरिकल। मान लीजिए हम पुराना वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। गिवन है जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 125, दैट मीन्स चालू वर्ष की कीमत जो डिफ्लेटर है वो 125 है और नॉमिनल जीडीपी दिया गया है 15,000।
ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसके आधार पर हम रियल जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या लिखा था? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हमने कितनी लिखी है? 15,000 लिखी है। जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 125 लिखी है इनटू 100। इससे क्या वैल्यू निकलेगी इसकी? वास्तविक जीडीपी की वैल्यू आएगी 12,000। तो जैसे ये सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले एग्जांपल लेके चले थे। तो 12,000 हमें ये पता चल गया कि हाँ, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हमारा जीडीपी के डिफ्लेटर के आधार पर हमने रियल जीडीपी की गणना कर ली। और इसी तरीके से हम नॉमिनल जीडीपी की गणना भी कर सकते हैं। इसके बाद है मुद्रास्फीति की दर 2 वर्षों के बीच में। जीडीपी अपस्फायक क्या बताता है कि आधार वर्ष से चालू वर्ष में कितना कीमत परिवर्तन हुआ। दैट मीन्स हमारे यहाँ आधार वर्ष कितना है? 2011-12। इस समय अगर 2011-12 आधार वर्ष है, दैट इज बेस ईयर है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताएगा? इस समय 2000 जो 1920 हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है, करेंट ईयर मान लीजिए इसको। तो चालू वर्ष से, बेस ईयर से चालू वर्ष में कितना कीमत परिवर्तन हुआ है, कितना ये प्राइस में जो हमारा राइज होता जा रहा है वो राइज कितना हुआ है, धीरे धीरे कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ये पता चलता है जीडीपी डिफ्लेटर से। धीरे धीरे कीमत बढ़ गई। लेकिन अगर हमें यहाँ पे देखना है इस साल से 2018-19 से 19-20 में कितनी कीमतों में परिवर्तन हुआ है, उसके लिए हम निम्न फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मुद्रास्फीति क्या हुई, क्या बताएगा? तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ तक कितना कीमत परिवर्तन हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना परिवर्तन हुआ है, और दोनों को माइनस कर देंगे। करके देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर आधार वर्ष, सॉरी चालू वर्ष, दैट मीन्स अगर हमें 2019-20 के बीच में करना है तो फिर हम चालू वर्ष का जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करेंगे माइनस जीडीपी डिफ्लेटर पिछला वर्ष, या जिस वर्ष का हमें जीडीपी, जिन वर्षों के बीच में हमने इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर को ज्ञात करना है। और इन दोनों में से पहले वाला वर्ष कौन सा है? पिछला वर्ष। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर पिछला वर्ष। बाद में इनटू 100, क्योंकि वैल्यू हमें प्रतिशत के रूप में चाहिए होती है, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहां पे जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है 2018, 19, 19, 20 में कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसमें बाद वाला वर्ष कौन सा है? 2019, 20। तो हम चालू वर्ष की जगह ये भी लिख सकते हैं 2019, 20। और पिछला वर्ष कौन सा था? 2018, 19। तो हम यहाँ पे 2018, 19 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर हमें 2018, 19 और 19, 20 के बीच में हमें अगर जीडीपी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या कितना कीमत में परिवर्तन हुआ इसे ज्ञात करना है, तो हम इस एग्जांपल को, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर 2018-19 का था 125। ये मैंने बहुत छोटा लिख दिया है, फिर से लिख दे रही हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर किस साल का? 2018-19 का था वैल्यू 125, और जीडीपी डिफ्लेटर 2019-20 की वैल्यू थी 150।
तो अगर हमें दोनों वर्षों के बीच में क्या देखना है कि कितनी मुद्रास्फीति हुई है, तो इसको हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी। 18-19 का डिफ्लेटर कितना था? 150। 18-19 का डिफ्लेटर कितना है? 125। माइनस करेंगे, उसके बाद नीचे 18-19 का लेना है जो कि 125 है। यहाँ पे हमने 125 लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना हुआ। 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, वैल्यू कितनी आएगी? 20। दैट मीन्स इन दोनों वर्षों में जो कीमत में परिवर्तन हुआ है वो 20% कीमत में परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए अगर हमने जीडीपी डिफ्लेटर निकालना आ गया तो इस आधार पर हम 2 वर्षों के बीच में मुद्रास्फीति की दर या महंगाई की दर को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, हरित जीडीपी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। इसको जीडीपी भी कहते हैं और ये जीएनपी, जो भी आपको वैल्यू पूछी जाए, जीडीपी की वैल्यू भी हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं और जीएनपी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रीन या हरित जीडीपी का मतलब है कि जो भी हमारे पर्यावरण, सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है कि जब हम कोई चीज उत्पादित करेंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं, उत्पादन की इकाइयां हैं, वो उत्पादन के दौरान पर्यावरण को बहुत सारी हानि पहुंचाती है। जैसे जो फर्में हैं वहां की जो गंदगी होती है, गंदा पानी, कचरा होता है, वो नदी के पानी में डाल देते हैं। उसी तरीके से फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से बहुत सारी हानिकारक गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। तो उत्पादक की उत्पादन गतिविधि के फलस्वरूप क्या हुआ? पर्यावरण का प्रदूषण हुआ, पर्यावरण को हानि हुई। एयर पोल्यूशन होता है, दैट इज वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन। इन सारी इस तरह के प्रदूषण से क्या होता है, जो हमारा कल्याण है वो कम होता है। जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा है, जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कल्याण में कमी आ रही है। अगर हम उस विषैले धुएं से हम सांस लेंगे तो हमें लंग्स में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रदूषित जल पीने से कितनी बीमारियां होती हैं। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा समाज का कल्याण है, हमारा कल्याण है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। उसी तरीके से जब उत्पादक उत्पादन करता है तो उसके फलस्वरूप बहुत सारे जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें भी कमी आती है। जैसे कुछ फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए पेड़ों को काटना, या लकड़ी लेने के लिए पेड़ को काटना, जमीन के अंदर से तेल निकल रहा है, तेल का भंडार समाप्त होता जा रहा है, कोयले धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं। इन दोनों ही एक्टिविटी, तो सब उत्पादन ने क्या किया, उत्पादक ने उत्पादन किया। इस उत्पादन के फलस्वरूप पर्यावरण को 2 प्रकार की हानि हुई। पहला हुआ प्रदूषण, तीनों तरीके के प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। दूसरा है संसाधनों का ह्रास। तो जब हम जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन उसके फलस्वरूप हमारे पर्यावरण पर ये जो प्रभाव पड़ रहे हैं 2 तरीके के, इसका हम मौद्रिक मूल्य जब हम घटा देते हैं तो वैल्यू हमारी हरित या ग्रीन जीडीपी आती है। तो सबसे पहले 2 चीजें होती हैं, एक तो हम क्या करेंगे, जो ये हानि हुई है पर्यावरण को, उसका मौद्रिक मूल्य निकालेंगे, तथा साथ ही साथ सरकार बहुत सारी रिस्टोरेटिव एक्टिविटीज करती, जैसे गंगा का पानी गंदा हो गया, नदी का पानी गंदा हो गया है, तो क्या करेगी सरकार, उस नदी के पानी को साफ करने के लिए खर्चा करेगी। या
जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है, विंटर्स में सुना होगा स्मॉग बहुत ज्यादा होता है, स्मोक प्लस फॉग, तो ऐसी स्थिति में सांस लेना दुभर हो जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, सरकार को खर्चा करना पड़ता है। इसके साथ साथ वन संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण पर भी सरकार बहुत सारे पैसे खर्च करती है। तो वास्तव में अगर हमें देखना है कि हमने कितनी ग्रोथ की है, हमने कितना विकास किया है, तो हमें उस मूल्य को हटाना भी होगा जो हमने हानि की है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान। तो इसका फॉर्मूला हमारा जीडीपी, ग्रीन जीडीपी का बनेगा, ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी। ये जीडीपी जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं, ये कांस्टेंट प्राइसेस पे भी हो सकता है और करंट प्राइसेस पे भी, यानी वास्तविक भी हो सकता है और मौद्रिक जीडीपी भी हो सकता है। इसमें से पर्यावरण हानि का मौद्रिक मूल्य माइनस कर देंगे। दैट मीन्स जितना हमने प्रदूषण किया है या पर्यावरण में जितनी हानि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सबका जो वैल्यू है उसको हम रुपए टर्म्स में या डॉलर टर्म्स में निकालेंगे और उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। प्लस इसके अलावा सरकार के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण तथा पुनः स्थापन पर व्यय, ये दोनों वैल्यूज को हम घटा देंगे। मान लीजिए 100 रुपए का सामान बना, एक देश में 100 रुपए की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ, लेकिन उस उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान 5 रुपए की तो पर्यावरण की हानि हो गई है और 5 रुपए का उस पर खर्चा किया गया है जिन चीजों को सरकार संरक्षण दे रही है। तो कितना उस खर्चा होगा पर्यावरण से लेके 10 रुपए का। तो वास्तव हरी जीएनपी कितनी होगी, 100 माइनस, अब एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं। मान लीजिए जीडीपी हमारी 100 रुपए है, पर्यावरण की हानि का, जो पर्यावरण का क्षय हुआ है, उसका मौद्रिक मूल्य हमने निकाला ₹5। इसके अलावा सरकार ने और जो इस पर पुनः स्थापन करने के लिए, जल की सफाई करने के लिए, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए आदि पर जो व्यय किए हैं, उसके अलावा जो संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यय किए हैं, उसकी वैल्यू भी हमने ₹5 ले ली। तो हम इन दोनों वैल्यू को घटा देंगे तो ग्रीन जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी ₹90। तो इस तरीके से जब हम पर्यावरण की हानि के मूल्य को वास्तविक या मौद्रिक जीडीपी में से हटा देते हैं तो वो ग्रीन जीडीपी या हरित जीडीपी होता है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।